नमस्कार आप सभी को। मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज बात करने वाली हूँ मिथुन राशि का जो शुक्र होता है और वो आपके अष्टम स्थान में है, उन लोगों के लिए ये वीडियो है। मिथुन राशि के शुक्र के लिए मैंने पहले भी वीडियो डाला हुआ है कि जो लोग यक्ष लोक से आए हुए हैं, जिन जातकों की पत्रिका में मिथुन राशि का शुक्र होता है वो यक्ष लोक से आए हुए हैं। और मैं अपने बहुत सारे वीडियोस में यक्ष कर्म, यक्ष शाप, यक्ष लक्ष्मी, इन सब के बारे में बात करती हूँ। आज मैं खास करके मिथुन राशि के शुक्र अगर आपके अष्टम भाव में है, मतलब आपका वृश्चिक लग्न अगर है, तो उन लोगों के लिए खास करके वीडियो है। सबसे पहली बात तो बहुत मिथुन राशि का जब शुक्र होता है अष्टम भाव का, तो इन लोगों को बहुत सावधानी बरतनी चाहिए कि ये किन लोगों के साथ में संपर्क में आते हैं या किन लोगों के साथ में संबंध बनाते हैं। पति पत्नी में से कोई एक व्यक्ति अगर वैसा है जिसके अष्टम भाव में शुक्र है और वो मिथुन राशि का है तो अलग बात है, परंतु जब मिथुन राशि का शुक्र होता है और अगर मान लीजिए वो पुनर्वसु नक्षत्र का है, तो पुनर्वसु मतलब पुनरावृत्ति है और पुनर्वसन है मतलब रेपिटेशन है। इसका अर्थ हुआ कि आप प्रत्येक जन्म में वही लूप बार बार रिपीट कर रहे हैं और मिथुन राशि का शुक्र आपके हर जन्म में आप लेकर आए थे। तो कौन सा लूप होता है? मिथुन राशि के शुक्र के लिए कहा जाता है कि काम कला में पारंगत होते हैं, या यक्ष जो है उनके पास में कुबेर नगरी की, मतलब कुबेर लोक की, कुबेर की ताकत होती है या फिर कुबेर की शक्ति होती है। कुबेर की शक्ति सभी व्यक्ति जानते हैं लक्ष्मी है मतलब कुबेर कौन है? जो लक्ष्मी का ट्रेजर, मतलब लक्ष्मी जी के ट्रेजरर हैं। मतलब कुबेर लक्ष्मी मतलब जिसके पास में धन धान्य की कमी ही नहीं होगी। अब उसी के साथ साथ यक्ष जो है वो स्किल्ड होते हैं, या उनके पास में सिद्धि होती है, या वो सिद्धि धारक होते हैं। अब वो कौन सी सिद्धि है वो आपकी पत्रिका देखने के बाद में समझ में आ सकता है कि आप कौन सी सिद्धि के पीछे थे, या आप कौन सी सिद्धि या आप किस चीज की प्रैक्टिस हर जन्म में करते आए हैं। आज का जो वीडियो है ना, मैं अब वो वीडियो खास करके आपको सावधान करने के लिए कि जो भी स्त्री, जिस भी स्त्री की पत्रिका में अगर ये अष्टम भाव का मिथुन राशि का शुक्र है, जिस भी पुरुष की पत्रिका में अष्टम भाव का मिथुन राशि का शुक्र है, उनको सावधान रहना चाहिए कि वो किसके साथ में समागम करते हैं। अब मैं इसको एक घटना के रूप में आपके सामने शेयर करने वाली हूं। मैं जब पत्रिका देखती हूं तो एक केस मेरे सामने आया था, ठीक है। मतलब जिन व्यक्ति की ये पत्रिका की थी, उन व्यक्ति के जीवन में या उनकी पत्रिका में ये अष्टम का मिथुन राशि का शुक्र है। अब देखिए, हमेशा सिर्फ मिथुन राशि का शुक्र है तो वो काम करेगा, वो काम तो कर रहा है, पर उसका काम का वैरायटी या उसका स्वरूप क्या है ये समझना बहुत आवश्यक है। तो भाग्य में राहु जो है वो अश्लेषा नक्षत्र का है, मतलब नाग योनि का या नाग देवता है अश्लेषा नक्षत्र का, ठीक है। उसी के साथ साथ वृश्चिक लग्न, मैंने कहा वृश्चिक लग्न या कुंभ लग्न जब भी जातक को मिलता है वो हमेशा कार्मिक बैकलॉग लेकर आता है। अगर आप वृश्चिक और कुंभ लग्न के हैं और आप सुनना चाहते हैं कि किस तरह के कार्मिक बैकलॉग हो सकते हैं, आप बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि उसके ऊपर वीडियोस कभी बनाऊं। हालांकि मैं अपने पुस्तकों में ये सब चीजें मेंशन करने ही वाली हूं, क्योंकि मैं जो भी किताबें लिख रही हूं उन किताबों में साधारण ज्योतिष विद्या नहीं है, वो ज्योतिष विद्या है, वो शिक्षण है जो आपको कहीं भी पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा। परंतु अगर आप पुराण पढ़ते हैं तो आपको बहुत कुछ समझ में आ सकता है। परंतु प्रैक्टिकल लाइफ में आखिर ज्योतिष काम कैसे करता है, ज्योतिष को कैसे समझे, वो आप शायद उस पुस्तक में से समझ पाएंगे, क्योंकि मैं उसमें पास्ट लाइफ की कर्सेस, पास्ट लाइफ के दोष सभी बात करने वाली हूँ। तो यक्ष और गंधर्व, किन्नर, राक्षस, दैत्य, चांडाल, भूत, प्रेत, इन सभी के बारे में मैं उल्लेख करने वाली हूँ, उल्लेख कर रही हूँ अलग अलग विषयों पर जो मैं पुस्तकें लिख रही हूँ उसमें।
अब वीडियो की तरफ पुनः लौटते हैं। उस कंसल्टेशन की बात कर रही हूं मैं आपसे। अब वृश्चिक लग्न है, केतु मकर राशि का है, ठीक है, पराक्रम का केतु है, मतलब सौभाग्यवती स्त्री है वो सौभाग्यवती स्त्री बोलती है कि केतु मतलब सिद्धि होता है, और केतु मतलब किंतु परंतु केतु को सिद्धि, जो आपकी सिद्धि है उस सिद्धि को इस तरह से उपयोग मत कर, ये बताने वाली वो सौभाग्यवती स्त्री है। चंद्रमा पंचम भाव का है और उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र का है। उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र मतलब अहिर्बुध्य है। अहिर्बुध्य मतलब सी सर्पेंट, जो डीप डाउन समंदर की जो तह है वहां पर मिलने वाले है ना, वहां तक उसकी पहुंच या कल्पना शक्ति या उसकी जो सिद्धि है वो वहां तक जाती है, इतना पावर है वो। परंतु उसके एग्जैक्ट सामने शनि है लाभ भाव में, जो कि विषयोग बनाते हैं पत्रिका में, और दशम भाव में व्यभिचार है। व्यभिचार ये शब्द सुना कि तुरंत दिमाग में विचार आता है कि व्यभिचार मतलब शारीरिक व्यभिचार नहीं। व्यभिचार बहुत अलग अलग पद्धति से बताया गया है शास्त्रों में। अब जो व्यभिचार बताया गया है, शारीरिक व्यभिचार सभी जानते हैं, परंतु जब हमें कोई चीज चाहिए और हम उसे मैनिपुलेट करके मांग रहे हैं, मैनिपुलेट करके हम बोल रहे हैं, हम अपना सत्य पक्ष सामने रख के वो चीज नहीं मांग रहे हैं, तो वो एक तरह का व्यभिचार होता है। ऐसे व्यभिचार के अनेक उदाहरण हैं। इस विषय को भी मैं लेने वाली हूं, क्योंकि जब 36 गुण हम देखते हैं पत्रिका में, तो हर एक गुण अपने आप में एक कर्म दिखाता है, और उस कर्म से पीड़ित हर व्यक्ति जन्म लेता है। तो ऐसे 36 प्रकार के कर्म हुआ है। अब अगर यहां पे जो जातक है, जिसकी पत्रिका की बात कर रही हूं, है ना, दशम भाव में वो व्यभिचार है, गुरु बुध और सूर्य। गुरु और बुध ये व्यभिचार के साक्षी हैं, क्योंकि एक उस व्यभिचार में से उत्पन्न हुआ बुध मतलब वो संतान है, और उस संतान को नाम देने वाले हैं वो गुरु। किसी के दूसरे के किए को अपना नाम देना वो है गुरु। यहां पर राहु अश्लेषा नक्षत्र के और अष्टम भाव के शुक्र, जो कि पुनर्वसु नक्षत्र के हैं, बचते हैं मंगल। व्यय भाव में तुला राशि का मंगल, चित्रा नक्षत्र का त्वस्तर देवता। अब त्वस्तर देवता जो चित्रा नक्षत्र के स्वामी है, वो क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि वो कहीं ना कहीं, अब त्वस्तर इनको कहा गया है कि जो सेलेस्टियल फैशनर है या सेलेस्टियल जो वेपन्स को डिजाइन करते हैं या वेपन में जो शक्ति भरते हैं। अब जैसे इंद्र का जो वज्र है, उसका बोल्ट जो है वो त्वस्तर ने डिजाइन किया हुआ है। मैंने नक्षत्र देवता की सीरीज जरूर शुरू की थी, परंतु वो पूरी नहीं कर पाई हूँ काम के टाइम के अभाववश। तो अहिर्बुध्य की जैसे मैंने वीडियो डाला हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। अगर आपके अहिर्बुध्य देवता मतलब उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में आपके कोई भी ग्रह है तो सी सर्पेंट है ना। अब यहाँ पे हमने देख रहे हैं कि वो व्यभिचार जो है गुरु बुध और सूर्य है, दशम भाव का स्वराशि का सूर्य। जातक जो है ना वो घर काम करने वाली व्यक्ति है, परंतु जो व्यभिचार है वो सूर्य के साथ में है, मतलब कुटुंब में ही व्यभिचार हुआ। इस पत्रिका का गत जन्म का चक्र ये था कि वो व्यक्ति, क्योंकि उसके पास में अष्टम का मिथुन राशि का शुक्र था, इसलिए ये व्यक्ति प्रोन थी किसी भी तांत्रिक, किसी भी कर्मकांड करने वाले, किसी भी अघोर, किसी भी ऐसे साधक के लिए ये व्यक्ति सशक्त वेपन रही है कि अगर इस व्यक्ति के साथ में समागम कर लिया जाए तो उसे लक्ष्मी की प्राप्ति निश्चित है, समृद्धि की प्राप्ति निश्चित है, क्योंकि मिथुन राशि के अष्टम भाव के शुक्र का ये खासियत है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जिनकी भी पत्रिका में ये योग है, उन्हें इस चीज को लेकर बहुत सावधानी बरतनी चाहिए कि वो परस्त्री पर पुरुष के साथ में जाती हैं तो कौन से समय पे जा रहे हैं, क्या तिथि है, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। ये सब सुनने के बाद में भी आप जाते हैं तो वो आपका कर्म हुआ, परंतु अगर ऐसा करेंगे आप तो आपकी शक्ति सामने वाला लेकर जाएगा, ये निश्चित। तो जो कंसल्टेशन मैंने बताई आपको
वो यही है कि जिस व्यक्ति का गत जन्म का चक्र यही था कि ऐसा ही कोई तांत्रिक उसे मिला, और वो तांत्रिक कौन था कि उस तांत्रिक की नाक सिद्धि थी। भाग्य भाव का राहु है ना, जिसने भाग्य दिया या भाग्य लिया, उस माध्यम से वो भाग्य जा रहा है। और राहु डिजायर को भी दर्शाते हैं यहां पर। तो तांत्रिक ने ऐसे व्यक्ति को या इस व्यक्ति को अपने वश में किया और अपनी वश में करके उसे ट्रैप करा इस चीज के लिए। और ये चक्र उसके साथ में वारंवार चलता रहा, हर जन्म में चलता रहा, क्योंकि एक बार तंत्र कर लिया व्यक्ति ने तो बिना तंत्र के छूट नहीं सकता है। मतलब तांत्रिक के माध्यम से अगर आप कोई व्यक्ति अटका है तो उसे तांत्रिक ही छुड़ा सकता है, सही प्रकार का तांत्रिक छुड़ा सकता है। अगर कांटा चुभा है तो कांटे को कांटे से ही निकाला जा सकता है। उसकी जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन वही है। विष बाधा हुई है तो एंटीडोट भी विष ही होता है, मात्रा कम होती है। उसी प्रकार से तंत्र में अटक कर जब व्यक्ति आया होता है, पत्रिका को देखकर समझा जा सकता है कि व्यक्ति तंत्र में अटक कर आया हुआ है। गत जन्म के चक्र को देखने पर ये सब चीजें निश्चित समझ में आ सकती है। मैं देखती हूँ और बताती भी हूँ। अब मेरे गुरुओं के आशीर्वाद से मुझे वो विद्या प्राप्त है और उसी द्वारा मैं मार्गदर्शन भी करती हूँ। तो ये जो केस था और ये केस आप सभी के साथ में शेयर करने का एक ही हेतु है कि जितने भी जातक जिनकी पत्रिका में ये मिथुन राशि का शुक्र है उनको सावधान रहना चाहिए। अब सावधान कौन से समय रहना चाहिए, तो खास करके अमावस्या जो अब जैसे रविवार को पड़ रही है, पूर्णिमा, पंचमी तिथि जो नाग की तिथि होती है, ठीक है, फिर एकादशी, फिर सप्तमी, अष्टमी, नवमी, त्रयोदशी, क्योंकि त्रयोदशी कामदेव की तिथि है, पंचमी नाग की तिथि है, सप्तमी, अष्टमी और नवमी भी, ठीक है। इन चंद्र की तिथि पर कभी भी किसी पर पुरुष के साथ में या पर स्त्री के साथ में समागम करने नहीं जाना चाहिए। अगर आप जाते हैं तो आप अपनी शक्ति उन्हें ट्रांसफर करते हैं या फिर वो आपकी शक्ति लेकर चले जाते हैं, आपका नुकसान होता है यहां पर। इसी के साथ में अगर मान लीजिए इस तिथि पे अगर ये योग भी आ जाए, जैसे शुभ योग है, सिद्धि योग है, शिव योग है, अश्लेषा नक्षत्र है, तो इन ऐसे योग पर, ऐसे मुहूर्त पर नहीं करना चाहिए। अब मान लीजिए पति पत्नी जो है और पति पत्नी के पत्रिका में अगर इस तरह का मिथुन राशि का शुक्र अष्टम भाव का है, किसी एक की पत्रिका में भी हो तो भी चलेगा, तो इन्हीं सब तिथियों पे निश्चित आपको समागम करना ही चाहिए, क्योंकि वो आपके घर में लक्ष्मी लेकर आता है, लक्ष्मी आपके घर में स्थायी होती है। तो ऐसे में बाहर नहीं जाना चाहिए। बाहर जाते हैं तो लक्ष्मी बाहर जाएगी, परंतु अब आप अपने ही पार्टनर के साथ में, आप अपने ही लीगली वेडेड व्यक्ति के साथ में जब आप ये क्रिया करते हैं तो ये चीज क्या होती है, उससे आपके घर में वो लक्ष्मी रहती है और वो समृद्धि आपको प्राप्त होती है, वो पावर आपकी ओर बढ़ती है। इसी का संबंध है कुंडलिनी शक्ति से भी। एकमात्र पूरी स्पीशीज में से ये एक स्नेक है, सांप एकमात्र ऐसी स्पीशीज है कि जब सर्प समागम करते हैं तो वो एंटी ग्रेविटी जाता है। डॉक्यूमेंट्री कभी देखिएगा आप। तो सर्प जब समागम करता है, मतलब स्नेक्स व्हेन दे आर मेटिंग, तो आप देखेंगे कि वो समागम करते हुए ऊपर जा रहे हैं, स्पाइरल होते हैं। इसलिए हमारे शास्त्र में हमेशा कुंडलिनी शक्ति जो है वो सर्पों, मतलब इसी माध्यम से दिखाई गई है। क्यों? क्योंकि सर्प जो हैं उनके पास में सेक्सुअल पावर या उनकी जो शक्ति है वो अद्वितीय है। और जिन तिथियों की मैं बात कर रही हूं, वो तिथियों के जो देवता है वो उस दिन उधर हाजिर होते हैं। मतलब पंचमी है तो नाग हाजिर है, क्योंकि ये वो उनका दिन है। इसलिए नाग पंचमी या पंचमी के दिन नागों का पूजन होता है। पंचमी के दिन काल सर्पदोष की पूजा होती है। तो
आगे से आपको ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि आपके आसपास के सर्कल में, या आप कभी कोई तीर्थ क्षेत्र जाते हैं या कभी ऐसी घटना होती है, तो आपको इस चीज को लेकर बहुत प्रिकॉशियस होना चाहिए कि कितने तांत्रिक, अघोर, वैदिक या ब्राह्मण जो कर्म कांड करने वाले हैं, इन लोगों को ये सारी चीजें पता होती है और वो कुबेर नगर की उस कुबेर शक्ति को प्राप्त करने के लिए सामने वाले से, मतलब जिसका ये अष्टम भाव का मिथुन राशि का शुक्र होता है, उन्हें वो फंसाते हैं, झूठ बोलते हैं और ऐसी स्थिति पे समागम करते हैं उनके साथ में, और इस तरह से समृद्धि प्राप्त करते हैं, जो कि गलत है। जो ऐसा करता है वो अपने कर्म से मरेगा ही मरेगा, क्योंकि कर्म का लेखा जोखा तो होता ही है और दंड तो मिलता ही है। इसलिए मैं ये सीधे सीधे आपके सामने पूरा तथ्य रख रही हूं ताकि आप सचेत हो सके, और जिनका भी वृश्चिक राशि का, मिथुन राशि का शुक्र है अष्टम भाव का, वो सचेत होकर आगे जीवन में बढ़े इस चीज को लेकर। ये सब जानने के बाद में अगर आप कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि आपका क्या जाएगा या आपके साथ में क्या घटित होगा। अब एक और चीज मैं आपके साथ में यहाँ पे शेयर करूंगी कि बहुत बार जब तंत्र या इसमें अटक कर जब व्यक्ति आता है ना, तो उसका जीवन नॉर्मल नहीं होता है, उसके जीवन में बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज होती हैं। अब तांत्रिक किस तरह का अटैक है ना, उसके ऊपर से डिपेंड होता है, किस तरह का कर्म है वो उसके ऊपर से डिपेंड करता है कि जो जीवन वो जी रहा है वो किस तरह से एबनॉर्मल है। अब यहाँ पे अगर सेक्सुअली जिस कंसल्टेशन की बात मैंने आप सभी के साथ में शेयर करी, अगर मैं उसकी बात करूं, उनके जीवन की बात करूं कि भाई उनका जीवन कैसा रहा, तो जब वो अकेली रहती हैं या जब व्यक्ति सोता है तो ऐसा लगता है कि कोई सर्प उनके चेहरे पर जीभ घुमा रहा है, या रात में कोई ना कोई कान में बोलता है, रात में सपने में नाग दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है कि नाग चल रहे हैं, नाग अलग अलग तरीके से स्वप्न में दिखना, बहुत बार स्वप्न में व्यक्ति के साथ में सेक्स हो रहा है ये भी दिखाई देना, कभी कभी शरीर पर वैसी फील आना। जब तंत्र में अटक कर आता है, और ये एक जन्म का नहीं है, बहुत बार हर जन्म में लूप चल रही है, इसको काट केवल तांत्रिक ही सकता है, किसी और आपकी ताकत नहीं है। उतना ही ताकतवर तांत्रिक जो अपने कर्म को लेकर बहुत पक्का होगा, जो अघोर मतलब साक्षात शिव होते हैं, देखिए, तो जो शिवत्व धारण किए हुए हैं वही कर सकता है, जो षड रिपुओं से उठा हुआ है वही कर सकता है, क्योंकि उसको मोह नहीं रहेगा ना। सामने अगर वैसी व्यक्ति है जिसके माध्यम से ये सब चीजें अचीव की जा सकती है, तो भी उस मोह बंधन में नहीं पड़ना है, उस मोह पाश में नहीं पड़ना है, और फिर भी वो चीज करनी है और उस सामने वाले व्यक्ति को उस चंगुल से निकालना है, तभी तो वो अघोर है, तभी तो वो तांत्रिक है। अघोर जिसको कोई घोर नहीं, तांत्रिक मतलब जो आपके नसीब में नहीं है, जो आपके प्रारब्ध में नहीं है, वो खींच कर लाकर आपको दे सकता है, क्योंकि वो डायरेक्ट ठेठ शिव से कनेक्टेड है और वो अपनी वाणी लगाता है। आज के लिए इतना ही, बस यहीं पर रुकती हूं। ऐसे ही आप सभी के साथ में नया टॉपिक लेकर आऊंगी। मुझे अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मिलती हूँ नए किसी टॉपिक को लेकर। कोशिश की जा रही है कि 2026 हर लग्न राशि के अनुसार किस तरह से रहेगा, और इसमें मैं बहुत अलग अलग पक्षों पर बात करने की कोशिश करने वाली हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करिए कि ये वीडियो जल्दी से बन जाए मुझसे और जल्दी से आप सभी के समक्ष आए, क्योंकि ये वीडियो जनरल वीडियो नहीं है, नॉर्मल वीडियो नहीं है कि जो आप यूट्यूब पे सुनते हैं कि ये शुभ है, ये अशुभ है, ये साल में ऐसा होगा या ये साल में ये नुकसान होगा, ये
यहाँ पे आपको आपकी ओरिजिनल, आपकी इंडिविजुअल जर्नी पे आपको कहीं ना कहीं संकेत मिलेंगे। ठीक है, महादेव, जय मां कामाख्या।